ठीक है जी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। मैंने आपको ये बता दिया है कि आर्टिकल 1 के अंदर तो साफ तौर पे क्लियर था कि क्या कहा गया है, और ये भी हमने उसमें समझ लिया कि यूनियन और टेरिटरी के बारे में समझ लिया हम लोगों ने। आर्टिकल 2 में भी हमने समझ लिया कि आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है। फिर उसके बाद हमने आर्टिकल 3 को भी समझ लिया था कि आर्टिकल 3 किस बारे में जनरली बात करता था। तो आर्टिकल 3 किस बारे में बात करता था? रीएडजस्टमेंट, या आप ये बोल सकता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में बात करता था। तो आज हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर आपको थोड़ी चीजें आपको क्लियर है पहले से। आप एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद हमारे देश में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। और प्रिंसली स्टेट्स आपको पता है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि प्रिंसली स्टेट क्या होती है। क्या होती है बेटा प्रिंसली स्टेट्स? हमारे देश के अंदर दो तरह की स्टेट्स अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। एक कौन सी थी आपके पास? प्रिंसली स्टेट। और दूसरा कौन सा था? ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस वो स्टेट्स थी जिनको कौन डायरेक्ट चलाते थे? ब्रिटिशर खुद चलाते थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो क्या थी? वो राजाओं के द्वारा चलाई जाती थी, किसी मोनार्क के द्वारा या किंग के द्वारा वो चलाई जाती थी। और कंट्रोल किसका रहता था? जनरली मोटे मोटे तौर पर किसका रहेगा? ब्रिटिश का रहेगा। लेकिन वहां पे सारा जो कामकाज है वो कौन देखता था जनरली? वो वहां का जो मोनार्क होगा या किंग होगा या राजा होगा वो वहां पे जनरली दिखता था। अब यहाँ पर एक और चीज है कि ऐसा माना जाता है, जो बहुत जगह में ये डेटा कुछ जगह में अलग आता है कुछ अलग आता है, लेकिन जो लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन है उसके अंदर ये माना गया कि आजादी के से पहले लगभग भारत के अंदर कितनी प्रिंसली स्टेट थी? 552 प्रिंसली स्टेट थी। और कई जगह में ये 562 दी गई है, कई जगह में 560 बताई गई है, लेकिन एज पर लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें ये 552 दी गई है। अब जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो अंग्रेजों ने एक साफ तौर पर एक शर्त रखी थी। शर्त क्या रखी थी? उन्होंने बोला था कि या तो आप किसको ज्वाइन करो? पाकिस्तान को ज्वाइन करो। या तो आप किसको ज्वाइन करो? या आप किसको ज्वाइन करो? भारत को ज्वाइन करो। तो लगभग इन 552 प्रिंसली स्टेट्स में से ऐसा मान लीजिए 549 जो प्रिंसली स्टेट थी, 549 प्रिंसली स्टेट थी, इन लोगों ने क्या कर लिया? भारत में आसानी से मर्ज हो गए। इन्होंने भारत के डोमिनियन को एक्सेप्ट कर दिया। डोमिनियन में इसलिए कह रहा हूं यहां पर क्योंकि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ तब तक हम क्या थे? डोमिनियन थे, क्योंकि हमारे पास अपना प्रेसिडेंट नहीं था। तो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 549 प्रिंसली स्टेट इजीली भारत के साथ मर्ज होगी। लेकिन 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट जिन्होंने भारत में मर्ज होने का मतलब है भारत में विलय करने से मना कर दिया। इसमें एक थी आपके पास जूनागढ़। ठीक है जी, एक आपके पास कौन सी थी? जूनागढ़। दूसरी कौन सी थी आपके पास? हैदराबाद। हैदराबाद। और तीसरी कौन सी थी आपके पास? जम्मू एंड कश्मीर। ये जो 3 प्रिंसली स्टेट है इन्होंने भारत को ज्वाइन करने से क्या कर दिया? जनरली मना कर दिया। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं कि इनको भारत के साथ कैसे मिलाया जाता है और क्या पूरा प्रोसेस रहता है। तो आप यहां पे लिख लीजिए बेटा, पहले ये लिख लीजिए टोटल प्रिंसली स्टेट आपने लिख लेना। टोटल प्रिंसली स्टेट लिख लीजिएगा। टोटल प्रिंसली स्टेट कितनी है? 552। और 549 मर्ज विद इंडिया, मर्ज विद इंडिया। एंड थ्री डिड नॉट ज्वाइन। उसमें आपके पास कौन सा है? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। 3 ऐसी प्रिंस स्टेट्स जिन्होंने भारत के साथ मिलने से मना कर दिया। तीन है। फिर इन तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे इनको भारत में मिलाया गया।
कौन सी बेटा, एक आपके पास जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। लिख लिया जी। अब मैं अगली तरफ चलूं। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा बेटा, सबसे पहले जूनागढ़ को देखते हैं। जूनागढ़, अब जूनागढ़ में जो आपके पास अगर देखा जाए, जूनागढ़ कहां पर है? जूनागढ़ आपके पास गुजरात में है। जूनागढ़ गुजरात में है। अगर आप गुजरात ऐसे देखिएगा, ये यूं गुजरात, तो ये वाला हिस्सा आपके पास, ये वाला नीचे वाला जो जनरली हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, ये वाला हिस्सा यहाँ जूनागढ़ था। और जूनागढ़ में अगर आप देखेंगे तो जूनागढ़ को रूल किया गया, यहाँ पे जो रूलर था, यहाँ का रूलर था, साथ आप ऐसे भी लिखिएगा रूलर, जो यहाँ पर शासन चला रहा था, रूलर यहाँ पे महाबत खान, महाबत खान जी थर्ड। महाबत खान अगर आप देखा जाए, महाबत खान या महाबत खान जी थर्ड था, जो यहाँ पे रूल कर रहा था। तो जूनागढ़ में समस्या ये थी कि जूनागढ़ की जो लगभग पॉपुलेशन थी, आबादी थी लगभग, वो कितनी थी, 80% यहाँ पर क्या था, आपके पास आबादी हिंदू थी, और मेजॉरिटी यहाँ पे क्या थे, हिंदू थे। परंतु यहाँ पर एक समस्या ये है कि रूलर जो यहाँ पे रहने वाले हैं, रूलर क्या रहने वाला है यहाँ पर, रूलर यहाँ का क्या था, मुस्लिम था। तो इसीलिए जूनागढ़ ने कोशिश ये की थी कि वो क्या करे, पाकिस्तान के साथ मिल जाए। उसने ये बोला था कि मुझे क्या मिलना है, किसके साथ मिलना है, पाकिस्तान के साथ मिलना है। तो यहां पर जब इन्होंने ये डिमांड की और कोशिश की कि वो क्या चाहता था कि जूनागढ़ को किसके साथ मिला दिया जाए, पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। तो यहाँ पर जो पटेल जी थे, पटेल जी का रोल इंपॉर्टेंट था। पटेल जी ने, और जो उस समय की भारत सरकार थी, उस समय की भारत सरकार ने यहाँ पर क्या किया कि जो जूनागढ़ की जो सप्लाई था, वो सारा सप्लाई क्या कर दिया, रोक दिया। जो एक तरह से उनके लिए जाना था, ऑयल जाना था या कुछ और वगैरह चीजें जानी थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसकी सप्लाई यहाँ पर क्या कर दी, रोक दी गई। तो अब लास्ट में जाकर जो महाबत खान है, महाबत खान को भी लास्ट में ये रियलाइज हो गया कि अब यहाँ पर बात नहीं बनने वाली, कि यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं है। वो चाह तो रहा था, उसका दिल तो किस तरफ था, पाकिस्तान की तरफ, लेकिन पॉपुलेशन किसकी तरफ थी, ज्यादा हिंदू की तरफ थी। पॉपुलेशन ये चाह रही थी, वहां के लोग चाह रहे थे कि हमें किसके साथ मिलना है, भारत के साथ मिलना है। तो क्या हुआ कि उसके बाद ये जो महाबत खान है, ये भाग कर कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। कुछ एक चीजें जो इंपॉर्टेंट थी अपने साथ वो ले गया, कुछ एक लोग थे वो कहाँ पे ले गया, अपने आप को कराची में ले गया। और यहाँ पर क्या हुआ, जूनागढ़ में बाद में जाकर क्या होता है, जब ये चला जाता है तो यहाँ पे क्या करवाया जाता है, यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाता है, मतलब जनमत संग्रह करवाया जाता है, और जनता से पूछा जाता है कि आपने भारत के साथ रहना है या आपने पाकिस्तान के साथ रहना है। तो यहाँ पर लगभग ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 100 से भी कम वोट किसके फेवर में पड़े थे, पाकिस्तान के। बाकी सारे के सारे वोट किसके फेवर में पड़े थे, भारत के फेवर में पड़े थे। सब लोग ये चाह रहे थे कि हम कहाँ पे रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ किसके थ्रू भारत में मिला, तो रेफरेंडम के थ्रू। अगर आप देखेंगे जूनागढ़ मर्ज विद इंडिया थ्रू रेफरेंडम। जूनागढ़ का विलय जो किया गया वो रेफरेंडम के थ्रू किया गया। और ये रूलर तो लिखा ही होगा आपने, तो ये जनमत संग्रह के थ्रू भारत में मिलाया गया। मोहम्मद खान 3 है यहाँ पर। हाँ ये इतना लिख लिया जी। अब इसके बाद एक और चीज समझिएगा बेटा, जो सेकंड था वो हैदराबाद था।
हैदराबाद काफी बड़ा था। अगर आप मान लीजिए कि इंग्लैंड से भी बड़ा था हैदराबाद, और हैदराबाद पे वहां के जो रूलर थे वो निजाम थे। और हैदराबाद में भी समस्या सेम थी कि यहाँ का जो रूलर था वो था उस्मान अली। और यहाँ का रूलर भी क्या था आपके पास, यहाँ का रूलर अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे शासन कर रहा था वो कौन था, मुस्लिम था। और यहाँ की पॉपुलेशन क्या थी, पॉपुलेशन मोटे मोटे तौर पर हिंदू थी। और हैदराबाद ये चाह रहा था कि उसने क्या रहना है, उसने भी इंडिपेंडेंट रहना था, या उसका सेंटीमेंट किसके साथ था, पाकिस्तान के साथ था, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस्मान अली ने क्या किया, जो एक यहाँ पर एक फोर्स बनाई, एक तरह का पैरामिलिट्री फोर्स बनाई, जिस फोर्स को क्या बोला गया, रजाकार बोला गया। अगर देखा जाए तो इसे आप फौज के नाम से बोला जाता है, रजाकार फौज बनाएगी। और ये इस फौज का मेन काम क्या था, जो ये रजाकार फौज बनाएगी, इसका मेन काम ये था कि हैदराबाद का विलय किसमें नहीं होना चाहिए, भारत में नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये रजाकार फोर्स बनाएगी या फौज बनाएगी। और ये जो रजाकार थे, इन्होंने आसपास के एरिया में जो हिंदू बहुत सारे लोग थे उनको प्रताड़ना शुरू कर दिया। और वहां पे बहुत सारे इनके द्वारा क्या किए गए, मर्डर किए गए, और बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया इनके द्वारा। और साथ साथ में बहुत सारे रेप में भी क्या रहे, रजाकारों का हाथ बड़े लेवल पे रहा। तो जब ये बात, जब लोग इस बात को उठाने लगे कि भैया रजाकार जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो 1948 के समय पर फिर पटेल साहब ने क्या किया, एक एक्शन लिया जिसे बोला जाता है पुलिस एक्शन। लगभग जो हमारी केंद्र सरकार से जो पुलिस भेजी गई, उन पुलिस और इस रजाकार के बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा 5 दिन का एक बैटल हुआ, युद्ध हुआ। इस बैटल के अंदर साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की गई रजाकारों को और जो वहां के निजाम थे हैदराबाद के, कि भैया आपको क्या रहना पड़ेगा, भारत में भारत के हिसाब से रहना पड़ेगा, और भारत में ही आपको क्या करना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पर भी 84% के आसपास क्या थी, हिंदू पॉपुलेशन थी। और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया पोलो। पूरे ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया, मैं लिखाऊंगा आपको, पोलो दिया गया। ये पोलो ऑपरेशन क्या था, पोलो ऑपरेशन का मतलब सरल भाषा में यह है कि जो रजाकार फोर्स थी उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें डिफीट किया गया, हराया गया। किसके द्वारा, जो हमारे देश के द्वारा, उस समय की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उस समय की जो फोर्स भेजी की थी, उन फोर्स के द्वारा रजाकारों को हराया गया और हैदराबाद को क्या किया गया, भारत में मिलाया गया। इस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन पोलो। क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि हैदराबाद के अंदर पोलो जो गेम होता है उसके इतने ज्यादा ग्राउंड है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड कहां पर है, हैदराबाद में पोलो के ग्राउंड थे। इसलिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन पोलो। और इस ऑपरेशन पोलो के तहत जो ये हैदराबाद है, हैदराबाद की निजामी को क्या कर दिया गया, एक तरह से किसमें मिला दिया गया, पूरा हैदराबाद किसमें मिला दिया गया, भारत में मिला दिया गया। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिखना कैसा है, तो मैं आपको बताता हूं। रजाकार ऐसे लिखिए, फोर्स्ड formed by Nizam to counter Indian pressure for the merger of Hyderabad, for the merger of Hyderabad in India. Government of India conducted Operation Polo, conducted Operation Polo to defeat Razakar and merged
Hyderabad into Union of India. कौन सा ये? रजाकर force formed by Nizam to counter Indian pressure for the merger of Hyderabad in India. Government of India conducted Operation Polo to defeat Razakar and merge Hyderabad in Union of India. निजाम बेटा, ये निजाम उस्मान अली क्या था? निजाम था वहां का हैदराबाद का। एक्चुअली ये क्या था कि जो हैदराबाद जो जगह थी या हैदराबाद का जो निजाम था वो पूरे उस एरिया का एक तरह से टेक केयर करता था। और टेक केयर करने का मतलब है मुगल के टाइम पर उनके द्वारा निजाम अपॉइंट किए जाते थे। जब मुगल का शासन वीक पड़ने लग गया तो निजाम ने क्या कर दिया, पूरे हैदराबाद को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। तो उसी में ही उस्मान अली उस समय मेन निजाम था। इन यूनियन ऑफ इंडिया। इन यूनियन ऑफ इंडिया बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो अगला है बेटा वो कौन सा है आपके पास? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर जो पूरा है, एक चीज याद रखिएगा, जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो रूलर थे वहां पे वो रूलर थे डोगरा। डोगरा वहां के रूलर थे और डोगरा रूलर में जो उनकी शायद चौथी पीढ़ी का जो रूलर था वो आपके पास हरि सिंह जी थे। उस समय आजादी के टाइम पे क्या हुआ कि हरि सिंह जो थे वो रूलर थे कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। अब यहाँ जम्मू कश्मीर का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा जूनागढ़ और हैदराबाद से। ये क्यों अलग है? क्योंकि जूनागढ़ में पॉपुलेशन कैसी है? हिंदू ज्यादा है। हैदराबाद में भी पॉपुलेशन कैसी है? हिंदू। लेकिन दोनों जगह पे रूलर कैसे थे? मुस्लिम। लेकिन यहाँ पे क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडित और थोड़े बुद्धिस्ट और थोड़ी बहुत और पॉपुलेशन वो कैसी थी? लगभग हिंदू थी। बाकी तो आपके पास कैसी पॉपुलेशन थी? वहां पे मुस्लिम थी। ऐसा मान लीजिए कि आपके पास जम्मू कश्मीर क्या था? मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन रूल्ड बाय द हिंदू रूलर, जिनका नाम क्या था आपके पास? हरि सिंह। तो जो आपके पास हरि सिंह थे वो हरि सिंह यहाँ पे क्या करते थे? रूल करते थे। और हरि सिंह डोगरा रूलर थे और ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर पे रूल करते थे। और जम्मू एंड कश्मीर की सामने समस्या ये थी कि जम्मू कश्मीर ने ना तो पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया और ना ही किस में मिलने से मना कर दिया? भारत में मिलने से मना कर दिया। और इन्होंने अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की कि जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड है उस तरह से बनाने की इन्होंने क्या की थी? कोशिश की थी। ना तो ये किस तरफ जाना चाहते थे? पाकिस्तान। और ना ही किस तरफ जाना चाहते थे? भारत की तरफ जाना चाहते थे। अब सबको ये पता था कि भैया अगर यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम है तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई एक्शन होगा और इनका इंडिपेंडेंट रहना बहुत लंबे समय के लिए ये खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन मुस्लिम ज्यादा है तो यहाँ पर अटैक कौन कर सकता है? पाकिस्तान अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1948 के समय पर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर में, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से एक रैंडम फोर्स भेजी जाती है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर भेजी जाती है। और इन रैंडम फोर्स को बोला जाता है पठान कबाइलियों की फोर्स। और ये काफी ज्यादा लड़ाके कहां पे आते हैं? आपके पास जम्मू कश्मीर में एंट्री करते हैं। जम्मू कश्मीर के उरी और बारामुल्ला वाली जगहों पर ये क्या करता है? बहुत तगड़ा नरसंहार करते हैं, लोगों को वहां पर मारते हैं। और जो यहाँ पे स्टेट पुलिस होती है उस समय हरि सिंह की, और हरि सिंह को ये पता लग जाता है कि हमारी जो पुलिस फोर्स है या उनकी जो अपने पास जितने भी सैनिक हैं वो
पर्याप्त नहीं है किसको डिफीट करने के लिए, जो पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई कबालियों की फोर्स है वो उसको नहीं डिफीट कर सकती। तो इन्होंने बारामुल्ला और उरी वाली जो जगह है उन दोनों जगहों पे क्या मचा दिया था, नरसंहार। अब उसके बाद इनका मेन पर्पस ये था कि आने वाले समय में थोड़े टाइम के बाद भी कहां पे जाने वाले थे, श्रीनगर। श्रीनगर जो कैपिटल था उसको कैप्चर करना चाहते थे। अगर ये कैप्चर हो जाता तो शायद जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से चला जाता, ऐसा पॉसिबल था। तो फिर अब ऐसी परिस्थिति ये हो रही है कि यहाँ पे हरि सिंह को क्या करना पड़ा, भारत से मदद मांगनी पड़ी। तो जब भारत से मदद मांगेगी तो भारत ने भी शर्त रखेगी कि भैया हम मदद तभी करेंगे, पहले आप क्या करो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या करो, हमारे साथ साइन करो। क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा तो था नहीं, तो हम क्यों वहां पे सेना भेजे उस समय के अकॉर्डिंग, हम क्यों सेना भेजे, क्योंकि आप उन्होंने तो मना कर दिया था ना भारत के साथ मिलने के लिए और ना ही किसके साथ मिलने के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो हरि सिंह के साथ फिर क्या किया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया, जिसमें 3 चीजें, जैसे कि आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है जी, और दूसरी चीज कौन सी है, एक्सटर्नल अफेयर, और वहां का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी रहेगा वो कौन देखेगा, वो वहां का या मिलिट्री वाला जो पूरा सिस्टम है वो कौन देखेगा, सिक्योरिटी टाइप वो कौन देगा, वो भारत देगा। और उसको किस में मिलाया जाएगा, भारत में मिलाया जाएगा। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पर क्या है, हरि सिंह के साथ जो यहाँ पे किया गया भारत द्वारा। उसके बाद ही भारत की ओर से क्या भेजेगी, सेना भेजेगी, और इनको यहाँ से जो इनकी जो सेना आई थी पाकिस्तान के और कबाइलियों की जो सेना थी उन्हें पीछे खदेड़ा गया। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और भी आता है। कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जब वो मुस्लिम बहुल एरिया है तो वहां पर पाकिस्तान क्या ऑप्ट करता है, पाकिस्तान ऑप्ट ये करता है कि जब इन्होंने जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया और यहाँ पे पॉपुलेशन मुसलमान है तो यहाँ पर क्यों रेफरेंडम नहीं। तो यहाँ पर माउंट बैटन उस समय के जो आपके पास गवर्नर जनरल थे, वाइस रॉय के बाद गवर्नर जनरल बन गए थे, उन्होंने ये कहा कि जब तक ये क्या नहीं होता, पूरे एरिया में शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ पे जनमत संग्रह नहीं करवा सकते। वो शांति हुई और कभी आप देखिएगा हम वहां पे एग्री नहीं करते, क्योंकि वहां पे शांति का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक भी नहीं हुआ। अब तो हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली आर्टिकल 370 को भी खत्म कर दिया। अब वहां पे जनमत संग्रह का या रेफरेंडम का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर पहले भी हमारा था और अब क्या बना दिया, और उसे इंटीग्रल पार्ट बना दिया है। क्योंकि उस समय के जो लोग थे, उस समय का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था, उस समय एक दिक्कत और भी थी, पंडित नेहरू की तरफ से जो एक स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात किया गया था कि अगर आप देखें ड्राफ्टिंग कमेटी में एक आदमी थे जो अयंगर करके थे, उन्होंने क्या किया, स्पेशल प्रोविजन भी बनाया गया था इनके लिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलग, वहां का झंडा अलग, ये सारा आपको क्या दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को अलग से दिए जाने की वहां पर बात की गई थी। इतनी सारी फैसिलिटीज क्या दी गई थी, जम्मू कश्मीर को अलग से दी गई थी, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, वहां का झंडा अलग था। लेकिन अब 2000 अगर आप देखेंगे 20 के आसपास या 2018 के आसपास जो भी रहा प्रोसेस रहा, तो पूरी तरह से एबलिश करने पे क्या किया गया, उसको खत्म करने की, कि 2 झंडे या आपके पास 2 कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की यहाँ पे क्या की गई, पूरी तरीके से बात की गई। तो अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर मिला कैसे भारत में। तो जम्मू कश्मीर मिला किसके थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या मान सकते हैं, एक तरह का एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, भारत सरकार और किसके बीच में, हरि सिंह के बीच में। उसके तहत भारत क्या देगा, एक्सटर्नल अफेयर देगा। अभी मैं आपको यहां पे लिखाता हूं, तो आपने ऐसे लिखेगा, हरि सिंह वॉज द डोगरा रूलर, साथ में लिखिएगा बेटा, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हरि सिंह क्या थे, डोगरा रूलर थे, कहां के, जम्मू एंड कश्मीर के, एंड not opted पाक एंड इंडिया, भारत और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ विलय ये नहीं करना चाहते थे। ये अपने आप को स्विट्जरलैंड की तरह इंडिपेंडेंट कंट्री रखना चाहते थे। नॉट ऑप्टेड फॉर इंडिया और पाक, बट रैंडम फोर्सेस फ्रॉम पाकिस्तान
ये रैंडम फोर्स का जो नाम है वो आपको बस पठान कबाइली या पठान लिख लीजिए इसको। पठान जो कबाइली थी, अटैक्ड जम्मू एंड कश्मीर, उरी, बारामुल्ला। उरी और बारामुल्ला पे इन्होंने काफी तगड़ा अटैक किया। उरी एंड बारामुल्ला टू कैप्चर श्रीनगर, श्रीनगर को कैप्चर करने की तरफ ये जा रहे थे जनरल। कैपिटल कब कैप्चर कर लेते फिर तो गया था, फिर नहीं बचता था। फिर जब तो एक बार चला गया फिर तो बहुत मुश्किल था कि यहाँ पर, हाँ पीओके चला गया। श्रीनगर, उरी बारामूला श्रीनगर है, श्रीनगर है। देन हरि सिंह, asked for Indian help, but Indian government signed instrument of accession with J&K, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ACCESSION। हाँ जी, हाँ ऐसे लिख लीजिएगा हरि सिंह। हरि सिंह and merge J&K with India। विद इंडिया लिख दिया इतना। तो यहां पर आपने सरल भाषा में ये ध्यान में रखना है बेटा कि जम्मू कश्मीर का जो रूलर था वो कौन था? हरि सिंह था। जम्मू कश्मीर का रूलर हरि सिंह था और वो एक तरह से ऐसे मान लीजिए डोगरा रूलर थे। ठीक है जी, किस तरह के रूलर थे? डोगरा। तो ये आपने थोड़ा ध्यान में रख लेना और मैं आपको पूरा रिपीट करवा देता हूं। यहां पर क्या है, लिख लिया आपने इसमें? यहाँ जम्मू कश्मीर का रूलर ये चाहता था, जो वहां का शासक था वो ये चाहता था कि ना तो उसने भारत के साथ मिलना है और ना ही उसने किसके साथ मिलना है, पाकिस्तान के साथ मिलना है। अब भारत का बंटवारा हो चुका था, भारत के दो हिस्से बन चुके थे और खास बात ये थी कि जम्मू कश्मीर में बहुल आबादी, जो ज्यादा आबादी है वो किसकी थी? मुसलमानों की थी। और जब मुसलमानों की आबादी ज्यादा होगी तो हम ये यहाँ पर ये पूरा हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा, डेफिनेटली अटैक करेगा किसके ऊपर? जम्मू एंड कश्मीर पे।
क्योंकि वहां का रूरल वीक था। और खास बात यह भी थी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जहां का रूरल आपके पास हरि सिंह था, वो 3 एंटायर डिफरेंट आपके पास कंट्रियों से घिरा हुआ था। इधर को देखिए पाकिस्तान, नीचे देखिए क्या इंडिया, और साथ में क्या आपके पास चाइना भी लग रहा है कहीं ना कहीं। तो ये 3 डिफरेंट कंट्रीज के बीच में अगर कोई है, कोई ऐसा स्टेट, तो उसकी इंडिपेंडेंट, उसकी आजादी कितने लंबे समय तक रहेगी, ये बहुत मुश्किल था, वैसे भी मुश्किल था। और पाकिस्तान, तो आपको पता ही उसकी मंशा कैसी रहती है। तो पाकिस्तान की मंशा तो ये थी कि पूरा हथियाना है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, एक रैंडम फोर्स बनाई, मतलब रेगुलर फोर्स नहीं थी, रेगुलर फौज नहीं बोल सकते हम उसको, एक रेगुलर फोर्स नहीं थी वो। तो वो पूरी फौज बनाएगी। उन्होंने क्या किया, उरी वाले एरिया में अटैक किया, बारामुल्ला वाले एरिया में अटैक किया। उनका मेन मकसद ये था कि श्रीनगर को हमने कैप्चर करना है। अब जब उनकी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में एंटर होती है, तो हरि सिंह इससे डर जाता है, क्योंकि हरि सिंह के पास जो अपना सेना बल था वो इतना नहीं था। तो इसीलिए उसे क्या करना पड़ा, भारत की मदद करना, भारत से मदद मांगनी पड़ी। जब भारत से मदद मांगी गई, तो भारत ने मदद करने से पहले क्या रखा, शर्त रखा। तो शर्त में यह रखा कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करो, जिसमें आपका कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर और सिक्योरिटी, एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि उस पूरे जम्मू कश्मीर को किसमें मिलाया गया, भारत के अंदर मिलाया गया। तभी जाके भारत ने क्या किया, मदद किया। और जो वहां से एक कबायली जो पठान थे, उनकी जो सेना थी, उनको क्या किया गया, वापिस भगाया गया, और जम्मू कश्मीर को किसमें मिला दिया गया, भारत में मिला दिया गया। लेकिन यहाँ एक और चीज भी है, एक चीज और भी है कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने एक और डिमांड यूनाइटेड नेशन में ये रखी कि जब बाकी जगह में जन्म संग्रह हो सकता है, तो यहाँ पर बहुल आबादी मुसलमानों की है। और खास बात पे ये है कि जूनागढ़ के अंदर मुसलमान जो वहां का शासक था, उसने भी क्या किया था, उसने भी तो किसको ऑप्ट किया था, पाकिस्तान को। लेकिन वहां पे क्या किया गया, जन्म संग्रह करवाया गया। तो यहाँ का जो राजा है वो हिंदू है, अगर वो भारत साथ जाना भी चाहे, तो फिर भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, जन्म संग्रह होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जन्म संग्रह को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वहां पर क्या थी, पाकिस्तान ने गलती की थी कि पाकिस्तान ने अटैक किया था, और वो एरिया कैसा था आपके पास, ऐसा मान लीजिए वहां पे शांति नहीं थी। तो वहां पर इस बात को लेकर प्रॉब्लम खड़ी होगी जन्म संग्रह को लेकर कि अभी ये एरिया कैसा है, पीसफुल नहीं है, अशांत एरिया है। जब यहाँ पे शांति होगी तो यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, जन्म संग्रह करवाया जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये 3 स्टेट जो थे, लगभग ये 3 स्टेट क्या थे, जिन्होंने भारत में विलय करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, समय आता है 1948 का, 1948 का समय है। और 1948 में हम आजाद तो हो गए थे, और आजादी के समय पर एक बात और बार बार उठ रही थी, बात ये उठ रही थी कि आने वाले समय में जो भारत के अंदर राज्य बनाए जाएंगे, वो किस आधार पर बनाए जाने चाहिए। तो लोग जनरली डिमांड कर रहे थे कि भारत के अंदर जो भी राज्य है आने वाले समय में वो बनाए जाने चाहिए भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेस पे बनाए जाने चाहिए। तो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए जाने चाहिए, उसके लिए कमेटी बिठाएगी, पहली कमेटी जिसका नाम था एस.के. धर कमेटी। ये कमेटी 1948 में बैठी, और इसने क्या देखना था, इसने एक सवाल को डिस्कस करना था। सवाल क्या था, सवाल ये था कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए। इस सवाल को इस कमेटी ने क्या करना था, देखना था। कमेटी कौन सी है बेटा, इन 1948 कमेटी है आपके पास एस.के. धर कमेटी। और ये एस.के. धर कमेटी क्या, किस पे बैठी थी, क्या इसने देखना था, इसने देखना था कि कैन न्यू स्टेट form on the basis of language या concept of linguistic state। एस.के. धर कमेटी 1948 में जून महीने में ये कमेटी बैठी थी, और इसका मेन काम यही था कि क्या भाषा के आधार पर भारत में राज्य बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए। इस कमेटी ने पूरे सवाल को ऑब्जर्व किया, देखा, समझा, और अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की, रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, साफ तौर पे कहा
नो, उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर भारत में राज्य नहीं बनने चाहिए। रिपोर्ट में इन्होंने क्या उत्तर दिया? नो। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर भारत के अंदर राज्य नहीं बनाने चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। ये पूरी बात समझ लीजिएगा बेटा। भारत में क्या हो रहा था? भारत में आवाज उठ रही थी किसकी? नया राज्य बनाने की। लेकिन आवाज के पीछे सवाल क्या था? सवाल ये था कि भाषा के आधार पर एक भाषा एक राज्य, इस तरह की आवाज जनरली उठ रही थी कि जिसकी भाषा सेम है उस जगह पर क्या बना दिया जाए? एक राज्य बना दिया जाए। तो हिमाचल के अंदर अगर आप देखेंगे तो भाषाएं बहुत सारी है। अगर सब जगह में राज्य देने लग गया फिर तो हो गया सारा काम। यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे हमारे तो यहाँ बहुत जल्दी बोली बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था? सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए। इसके बाद सेम ये सवाल भी इन्होंने ना किया, लेकिन सवाल फिर से वही था। फिर एक और कमेटी बिठाएगी, जेवीपी कमेटी। ये बैठती है आपके पास 1948 के लास्ट माह में बैठती है जेवीपी कमेटी सेकंड। और याद रखना बेटा, दोनों कमेटियां किसके बारे में बात कर रही है? लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में बात कर रही है। और सवाल क्या है? लिंग्विस्टिक जो है वो बनने चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में इसमें जैसे है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले आदमी, दूसरे हैं आपके पास वल्लभ भाई पटेल साहब, थर्ड है आपके पास पत्ता भाई सीतारामैया। पत्ता भाई सीतारामैया, तीन लोगों की कमेटी, तीन लोगों के सामने सवाल एक ही। सवाल क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट का, कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए? पत्ता भाई सीतारामैया। क्या भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए? सवाल ये। तो इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या है? जब इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की तो रिपोर्ट में इन्होंने बोला नो। इन्होंने भी ये कहा यहां पर कि भाषा के आधार पर क्या नहीं बनने चाहिए? राज्य नहीं बनने चाहिए। कितना? 20% नीचे आ गया। इस रिपोर्ट में भी क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। ठीक है जी, भाषा के आधार पर क्या नहीं बनने चाहिए? राज्य नहीं बनने चाहिए। इन्होंने भी यही सेम जो पिछले कमेटी में जो रिकमेंडेशन था वो इस कमेटी का भी रिकमेंडेशन था। सेम वही रिकमेंडेशन दोनों कमेटीज का। परंतु क्या हुआ फिर? दिक्कत एक और आ गई। 1953 में पहली बार भारत के अंदर एक राज्य बनाना पड़ा भाषा के आधार पर, जो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। यहां पर एक व्यक्ति है पॉटी श्रीरामल्लू, जिन्होंने बहुत, मेरे को लगता है 56 डे तक हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल पे बैठे और 56 दिन भूख हड़ताल पे रहे। उसके बाद इनकी डेथ होगी और डेथ होने के बाद एक निर्णय लिया गया, भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ा, भाषा के आधार पर एक राज्य बनाना पड़ा 1953 में, जो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। तो एक ही राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, कंप्लीटली सोलली भाषा के आधार पर ये लिंग्विस्टिक स्टेट है। भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला ये राज्य आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बहुत हड़तालें हुई और उसके बाद ये राज्य क्या करना पड़ा? बनाना पड़ा 1953 में। लेकिन प्रश्न अभी भी यही है, अगली जो कमेटी आएगी, फजल अली कमीशन जो आएगा, उस कमीशन के अंदर भी सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। उसको हम फिर कल डिस्कस करेंगे।